Welcome to the Engineer's Point online lecture. Today we will discuss about the superposition principle. और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये आता है वेव ऑप्टिक्स में इंजीनियरिंग फिजिक्स के। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? जब एक, दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी भी सिस्टम में ट्रेवल करती है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो ये जो ट्रेवलिंग वेव्स हैं ये आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ये तीनों वेव या तीन से ज्यादा वेव या दो से ज्यादा वेव आपस में मिलकर एक नई वेव बना लेती है। ये जो नई वेव बनती है और ये जो पुरानी वेव्स थी, इनमें जो रिलेशन है, ये रिलेशन ही क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। अब वो रिलेशन क्या होता है कि जैसे किसी पॉइंट P पर, मीडियम में किसी पॉइंट P पर ये तीनों वेव मान लीजिए ट्रेवल कर रही है और ये आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं और सुपर इम्पोज होकर नई वेव बना रही हैं। तो पॉइंट P पर जो डिफरेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करेगा उसके अलजेब्रिक सम के बराबर। तो जैसे ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इनिशियल वेव विच इज moving in the same medium. Today we will discuss about the coherent waves and the interference of light. ये coherent waves and interference of light is a part of wave optics in engineering physics, right? तो what is a coherent waves? Two waves, दो waves को हम coherent कह सकते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी जो वेव है वो क्या कहलाती है? कोहेरेंट वेव कहलाती है। ठीक है, तो कोहेरेंट वेव्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में वो वेव कितने कंपन कर रही है, ये क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज अ फ्रीक्वेंसी। तो जो दो वेव्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा वेव्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड जैसे ये वेव है तो ये वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जैसे ये दो वेव्स हैं तो इन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसी वेव क्या कहलाती है? कोहेरेंट वेव। पर ये तीसरी चीज क्या है? तीसरा कंडीशन क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या है? जैसे कोई भी वेव है, मान लीजिए वेव है, तो वेव का फेज क्या होता है? फेज होता है जैसे यहां पे 0, यहां पे π/2, यहां पे π। और दूसरी, मान लीजिए दूसरी एक और वेव है जो ऐसे है, जो यहां से 0 से शुरू हो रही है। तो ये दोनों वेव को हम जब देखेंगे तो इन दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है 0 और यह इसका कितना है? फेज π/2। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? इनका फेज डिफरेंस हो गया π/2। अगर ये फेज डिफरेंस समान बना रहे, सेम बना रहे हमेशा, जैसे जैसे वेव प्रोपेगेट कर रही है और वेव के प्रोपेगेशन के साथ साथ फेज डिफरेंस कभी भी चेंज ना हो, हमेशा क्या बना रहे? π/2 बना रहे। अगर ये पाई होता तो पाई बना रहे, मतलब टाइम के साथ ये फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो वो फेज डिफरेंस कैसे कहलाएगा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कोई भी दो वेव या दो से ज्यादा वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहे, तो ऐसी वेव क्या कहलाती है? कोहेरेंट वेव कहलाती है। तो अब हमें पता लग गया है कोहेरेंट वेव्स क्या होती है, तो हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट वेव्स, दो लाइट वेव हमने ली है, ये दोनों आपस में क्या हो रही है? एक ही मीडियम में चल रही है और एक ही मीडियम में चल के सुपर इम्पोज हो रही है। और ये दोनों जो लाइट वेव्स हैं ये दोनों क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए।
तो दो या दो से ज्यादा लाइट वेव जब एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है और वो दोनों लाइट वेव क्या हो, कोहेरेंट हो नेचर में, तो जब वो सुपर इंपोज होती है तो एक रिजल्टेंट वेव बनाती है। और ये जो रिजल्टेंट वेव होती है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता, मान लीजिए ये वेव ऐसी होती A2, तो ये क्या हो जाता है A1 माइनस A2 हो जाता। तो दो कोहेरेंट वेव्स जब सेम मीडियम में ट्रेवल करती है और सुपर इंपोज होती है तो वो एक नई वेव बनाती है, और इसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, या तो A1 प्लस A2 हो जाता है या A1 माइनस A2 हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो अब इंटरफेरेंस क्या होता है एक बार वापस से अपन देखें तो इंटरफेरेंस होता है टू कोहेरेंट वेव्स जब सुपर इंपोज होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये जो पूरा फिनोमिना है, ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। अब इंटरफेरेंस जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कब हो रहा है, जब एडिशन हो रहे हैं, A1 प्लस A2 हो रहा है, तो ये तो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होता है। तो इसको समझने के लिए एक बार और अपन देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स सेम फेज में सुपर इंपोज हो रही हैं, जैसे ये और ये वेव आपस में क्या हो रही हैं, सेम फेज में A1 और A2 जो है वो दोनों सेम फेज में है और सुपर इंपोज हो रही हैं, तो ये क्या करेंगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उसको इंक्रीज कर देंगी और वो हो जाएगा A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये कंडीशन तो क्या कहलाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे आपको ब्राइटनेस दिखेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव अपोजिट फेज में सुपर इंपोज हो रही हैं और उसकी वजह से A1 माइनस A2 हो रहा है और A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 हो रहा है, राइट। तो यहां पे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी, इंटेंसिटी जो हमारी इंसिडेंट वेव थी उनसे कम इंटेंसिटी की हमें एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। अब अगर ये A1 और A2 बराबर हुए तो ये जो है हमारा ये A क्या हो जाएगा, ट्वाइस A1 हो जाएगा और यहां पे A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे हमें कोई भी वेव नहीं मिलेगी। तो क्या हो रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और दो कोहेरेंट वेव सुपर इंपोज होकर एक नई वेव बना रही है, उस कंडीशन में अगर A1 इज इक्वल टू A2 हो जाता है तो हमें क्या मिल जाती है, डबल एम्पलीट्यूड की वेव यहां पे मिल जाती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो वेव सुपर इंपोज होती हैं और A1 माइनस A2 हो रहा है और A1 और A2 बराबर है, तो उस कंडीशन में A क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी हमें कोई भी वेव नहीं मिलती। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस कंडीशन में ब्राइटनेस मिलती है हमें और यहां पे बिल्कुल परफेक्टली डार्कनेस मिलने लग जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसकी कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता ही होता है टू कंजर्व द एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा साथ में होते हैं। तो इसकी वजह से हम देखेंगे, उसकी वजह से हम ये देखेंगे कि हमारे जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें डार्कनेस और ब्राइटनेस के बैंड्स बन जाएंगे। ऐसे जब हमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कैसा दिखेगा, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे बैंड्स दिखेंगे। तो जो ब्राइट बैंड है वो किसकी वजह से बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बन रहा है, और जो डार्क बैंड है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बन रहा है। तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साथ में हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्वाइस एम्पलीट्यूड हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो रहा है। और इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी डबल स्क्वायर हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, 4a1 स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू 0 रहेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे 0 है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें डार्कनेस मिलेगी 0 इंटेंसिटी की, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां 4a1 स्क्वायर की हमें इंटेंसिटी मिलेगी, जो हमें ब्राइटनेस देगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर ही। मान लेते हैं एक थिन फिल्म है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल्स टू 1.4, और ये इंटरफेरेंस वॉयलेट लाइट के कंपोनेंट को अगर करती है, जिसकी वेवलेंथ है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, तो जो इंसिडेंट जो अपनी थिन फिल्म है उसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है कि थिकनेस कितनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए थिन फिल्म में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो जो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये +1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ प्लस ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो 2 म्यू टी कॉस आर 2n+1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो अगर अपन मिनिमम थिकनेस उसकी फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर, यानी n इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो n इज इक्वल्स टू 0, और अगर अपन नॉर्मल इंसिडेंस माने लाइट का कि नॉर्मली वो लगभग जो I है उसका वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो R भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, राइट। तो R जैसे 0 होगा तो cos R 1 हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन है कन्वर्ट होकर क्या हो गई, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n की जगह 0 रख दिया, तो ये हो गया हमारा लैम्डा बाय 2। हमें क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है। तो T इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 टू द 4 लैम्डा बाय 4 और म्यू। लैम्डा हमें दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4 इंटू म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.4। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.4। एंगस्ट्रॉम के आसपास कितना हुआ है, चलिए काट देंगे। ये देखिए
जैसा कि हमने देखा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2y म्यू माइनस x है R1 और R2 के बीच में। तो अब हम y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि अननोन वैल्यूज हैं। तो हम लेंगे ट्राइंगल AMB। तो ट्राइंगल AMB जो है उसमें BM तो T है और AB जो है वो y है। तो cos R इज इक्वल्स टू हो जाएगा T अपॉन y और y हो जाएगा यहां से T अपॉन cos R। T अपॉन cos R, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2 हम देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 2t म्यू अपॉन cos R माइनस x। ठीक है, अब हम देखते हैं AM जो है वो हो जाएगा AM अपॉन BM जो है वो हो जाएगा 10R इज इक्वल टू AM अपॉन T। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, जो AM है वो हो जाएगा T10R। AM इज इक्वल टू TMR। तो AC डबल ऑफ AM है, तो AC इज इक्वल टू ट्वाइस T10R हो जाएगा। और फिर जब हम लेंगे ट्राइंगल ANC लेंगे तो AN हमारा क्या है X। तो X अपॉन AC इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I और यहां से x हो जाएगा x इज इक्वल टू AC साइन I और AC की वैल्यू हमने निकाली थी। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2t 10R साइन I। और जैसा कि हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है। तो साइन I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइन I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू साइन R। तो यहां पे साइन I की जगह हम जब लिखेंगे म्यू साइन R तो x हमारा हो जाएगा 2t और 10 को भी हम साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। तो साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर हो जाएगा 2t म्यू साइन स्क्वायर R अपॉन कॉस R। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2t म्यू अपॉन कॉस R माइनस 2t म्यू साइन स्क्वायर R अपॉन कॉस R। और इसको हम कॉमन लेंगे तो 2t म्यू अपॉन कॉस R क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2t म्यू अपॉन कॉस R कॉमन आ गया और यहां पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर R। और 1 माइनस साइन स्क्वायर R कॉस स्क्वायर R होता है। तो 2t म्यू कॉस स्क्वायर R अपॉन कॉस R और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल और हमारे पास बचेगा 2t म्यू कॉस R जो कि है पाथ डिफरेंस। तो अब हमारे पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया है यहां पे R1 और R2 के बीच में। जैसा कि अभी हमने निकाला पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 है जो हमारे वो डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू t cos R आया। और एक चीज और इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही क्या होता है रेयर टू डेंसर मीडियम यानी S1 सरफेस पे A पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेल्टा है वो चेंज होके हो जाएगा 2t म्यू cos R माइनस डेल्टा/2, क्योंकि x में डेल्टा/2 ऐड हो गया इस वजह से माइनस आया और हमारा जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस आया वो आया 2t म्यू cos R माइनस λ/2।
2। अब हमारे को पता है जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा के लिए के इक्वेट जब हम इस इक्वेशन को करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगी 2t म्यू cos r माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और ये माइनस एन ये उधर जाएगा तो ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होकर हो जाएगी 2 म्यू t cos r इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये हमारी इक्वेशन आई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो हमारी कंडीशन आएगी वो हो जाएगी 2t म्यू cos r माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, और ये इक्वेशन कन्वर्ट होके हो जाएगी 2t म्यू cos r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी कंडीशन आ गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी कंडीशन आ गई। इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस थिकनेस के लिए, क्योंकि यहां म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कांस्टेंट है, लैम्डा यानी इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है। तो किस ऑर्डर पे किस थिकनेस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो हमारी थिन फिल्म है उसकी थिन फिल्म किस थिकनेस की है, उसके बेसिस पे ये फाइनल हो जाएगा कि अगर ऑर्डर जो है उसका लैम्डा के कंपैरिजन में चल रहा है, एंड 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज क्या होगा उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटीजर मल्टीपल के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज उसके लिए क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, उसकी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई, और R1 और R2 जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से बनी थी उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हुआ, और थिकनेस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डिपेंड करती है। आज हम एग्जांपल देखेंगे इंटरफेरेंस के ऊपर, और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस जो होता है वो कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से होता है। तो यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, जो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की इंटेंसिटी है वो 64/1 के रेशियो में है, और वो जो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को बना रहे हैं। अब ये जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रही है उसमें ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा और जो डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा जो है उनके दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें फाइंड आउट करना क्या है, मान लेते हैं कि इंटेंसिटी I1 है और I2 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, I1 क्या है और I2 क्या है। I1 और I2 जो है वो इंसिडेंट कोहेरेंट सोर्सेस जो इंसिडेंट बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी है। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 कितना दिया हुआ है 64/1। और हमें ये भी पता है कि जो I होता है इंटेंसिटी I, ये क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो a क्या हो जाएगा, a इज अंडर रूट ऑफ I हो जाएगा। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 जो होगा वो होगा आपका 64 का रूट हो गया 8/1, और ये किसके बराबर होगा हमारा A1 अपॉन A2 के। तो A1 हमारा जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 8A2। तो अब हमारे पास A1 और A2 में रिलेशन आ गया। अब I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो I मैक्सिमम जैसा कि हमें पता है जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज सेम फेज में होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देती है, यानी उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और तो A1 प्लस A2
का होल स्क्वायर इंटेंसिटी होती है उसकी मैक्सिमम की। इसी तरह से मिनिमा की क्या होती है, सबट्रैक्ट होता है उनका एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, मैक्सिमम बाय मिनिमम। अब A1 और A2 में रिलेशन पता है अपने, तो A1 की जगह हम क्या रख देंगे, 8A2 रख देंगे। A1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 8A2 प्लस A2। इसी तरीके से नीचे भी रख देंगे हम 8A1 माइनस A2 का स्क्वायर। 8 प्लस 1 ये हो गया हमारा 9A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1, तो ये हो गया 7A2 का स्क्वायर। राइट, इसका स्क्वायर हम करेंगे इसका रेशियो कितना आ गया, 81/49। A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आया, 81/49। जो इनिशियल इंटेंसिटी थी हमारी वो कितनी थी, 64/1। पर जब हम क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग वेरी कर रही है दोनों की, तो जब अपन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालते हैं तो आता है 81/49। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर ही। मान लेते हैं एक थिन फिल्म है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल्स टू 1.4 और ये इंटरफेरेंस वॉयलेट लाइट के कंपोनेंट को अगर करती है जिसकी वेवलेंथ है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो जो इंसिडेंट जो अपनी थिन फिल्म है उसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है कि थिकनेस कितनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए थिन फिल्म में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये +1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ प्लस ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो 2 म्यू टी कॉस आर 2n+1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो अगर अपन मिनिमम थिकनेस उसकी फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर यानी n इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो n इज इक्वल्स टू 0 और अगर अपन नॉर्मल इंसिडेंस माने लाइट का कि नॉर्मली वो लगभग जो I है उसका वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो R भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, राइट। तो R जैसे 0 होगा तो cos R 1 हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन है कन्वर्ट होकर क्या हो गई, 2 म्यू t इज इक्वल्स टू n की जगह 0 रख दिया तो ये हो गया हमारा लैम्डा बाय 2। हमें क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है। तो t इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 टू द 4 लैम्डा बाय 4 और म्यू। लैम्डा हमें दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4 इंटू म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.4। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा 1000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.4। तो ये हमारा आ गया 1000/1.4 एंगस्ट्रॉम और ये 1000/1.4 एंगस्ट्रॉम लगभग हो जाता है 715 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो हमारा आंसर जो आ गया थिकनेस का T इज इक्वल टू हमारा आ गया 715 एंगस्ट्रॉम।